नमस्कार। इस वीडियो में समझेंगे लोकसभा इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। प्रधानमंत्री को हम लोग वोट नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ वोट हमारा एक जो अधिकार मिला है, कानूनी अधिकार, उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। क्यों वोट हमें देना चाहिए? हम सोचते हैं कि एक वोट देने से क्या देश बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। तमाम चीजें समझाऊंगा। देखिए, हमारा भारत देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ जो वोटर्स की संख्या है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है लगभग 97 करोड़ के आसपास है। अब बताइए, 97 करोड़ को वोट दिलवाना इतना आसान काम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे ज्यादा बड़ा पावर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वो जो कहेगा इलेक्शन के टाइम वही होगा। वो कह दिया दिन तो दिन, रात तो रात। अब यहां प्रधानमंत्री का जो हम लोग वोट करते हैं, एक्चुअली हम लोग वोट प्रधानमंत्री को नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। यहां पे हम लोग वोट किसको करते हैं? सांसद को, अपने अपने क्षेत्र में। तो उनका प्रोसेस क्या होता है वो तमाम चीजें बताऊंगा। देखिए, लोकसभा इलेक्शन 2024 और लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी इलेक्शन हो, हमारे यहां जो इलेक्शन कमीशन है वो दो हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में, और दूसरा हर राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग अलग होता है। अब यहां वोटिंग कैसे होता है वो भी दिखाऊंगा, प्रोसेस क्या है वो भी समझाऊंगा। तो जो इलेक्शन है ना, बड़ा महापर्व माना जाता है, इसको लेकर बड़ी तैयारियां की जाती हैं और यही एक पल है, यही एक अधिकार है हमें दिया गया है जहां पे गरीब अमीर, ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था कि लाइन लगाओ सीधे और आके वोट दो। तो वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई जज हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां कहेगा नहीं हम जज है, हम प्रधानमंत्री है, नहीं। वहां लाइन लग के लोग अपना अपना वोट डालते हैं। कोई बड़ा छोटा पदाधिकारी कर्मचारी सब बराबर हो जाते हैं। एक लाइन लगेगा बूथ पे, आप जाके आराम से अपना वोटिंग करिए। तो ये टोटल प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो आपको तय करना है। अब यहां पे लोकसभा जो इलेक्शन है वो 7 फेज में है। बड़ा लेवल का काम एक फेज में संपन्न नहीं हो सकता है। विश्व के सभी देश देख के एकदम भौचक्का हो जाते हैं कि अरे भारत में ऐसे इलेक्शन कैसे करा लेता है लोग। एक मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकेले इतने बड़े देश को कंट्रोल कैसे करता है, लोग सीखते हैं हमसे। यहां पे फेज 1 जो है 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, फिर मई में 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, ये 4 और 2 6, और जून 1 जून को 7वां चरण का वोट है। 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 को। चूंकि 17वीं लोकसभा का टेन्योर जो है वो समाप्त हो रहा है, कार्यकाल 16 जून 2024 तक ही था। तो इसके पहले हम इलेक्शन लेंगे। और कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, हमारे एक वोट का कीमत कहां कहां तक चला जाता है वो स्लाइड के माध्यम से 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगा। देखिए, मतदान बॉक्स, मतदान यानी वोट अपना जरूर करिए, बटन जरूर दबाइए। ये हमें कानूनी राइट्स मिला हुआ है। ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि कैसा, किस प्रकार का राइट है, तो बोलिएगा कानूनी राइट। हमें कौन देता है? तो ये हमें देता है आर्टिकल 326, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले मत अधिकार का जो टाइम था, मतलब जो एज था, वो 21 साल था। लेकिन हम 61वां संविधान संशोधन करते हैं और कहते हैं ना कि हम ही जनता जनार्दन है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, जो इंप्लीमेंट हुआ 1989 में, और इसी में मतदान की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चूंकि यह 28 मार्च 1989 को प्रभावित हुआ था, 1989, इसलिए आप लोग बुक्स में पढ़िएगा 1989 दिखता है, लेकिन ये संशोधन 1988 में ही हुआ था। और हम लोग नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं 2011 से। उस समय राष्ट्रपति हमारी महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उनके द्वारा स्टार्ट हुआ कि नहीं, हमें 25 जनवरी को, चूंकि 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन हुआ था, यानी ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसका गठन जो किया गया आर्टिकल 324 से 29 में इसका वर्णन मिलेगा। भाग 15 के तहत इसका गठन हुआ है। अब आपको एक एक चीज समझाते हैं हमें वोट क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि प्रधानमंत्री को हम लोग वोट नहीं करते हैं, ये भूल जाइएगा। हाँ, अब जहां से मोदी जी, राहुल गांधी या अन्य जो नेता खड़े होंगे वहां से वो सांसद होंगे, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो बाद में बनते हैं। भैया आप मेजोरिटी लेके जाइए ना, 543 लोकसभा में सीट है, मेजोरिटी के लिए चाहिए 50% + 1 यानी लगभग 273 सीट जिस पार्टी के पास रहेगा, या तो गठबंधन करके आइए चाहे तो जैसे आइए, उसी को राष्ट्रपति पूछेगा का जी प्रधानमंत्री का जिम्मा दे रहे हैं, मेरी सारी शक्तियों का उपयोग आप करिएगा।
कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री को यस सर ठीक है चलो हम नियुक्त कर देते हैं, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री का। अब पीएम का क्या होता है, निर्वाचन कभी भी याद रखिएगा नहीं होता यानी इलेक्शन, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त होते हैं। और ऐसा आर्टिकल 75 कहता है, भारत का अनुच्छेद 75। आर्टिकल क्या होता है, एक नियम, एक आर्टिकल में एक नियम लिखा होता है, ठीक है। अब यहां 3 चीज पहले समझा देता हूं, इलेक्शन क्या है, अपॉइंट यानी नियुक्त करना, और नॉमिनेट क्या होता है, ये तीनों चीज समझ लीजिए। उसके बाद समझाएंगे कि हमारे एक वोट की वैल्यू क्या होती है, हमें वोट जरूर देना चाहिए और क्यों देना चाहिए वो भी समझा दूंगा। इलेक्शन, निर्वाचन, निर्वाचन में देखिए सांसद हो गए जितने भी, अब सांसद कितने हैं, आप 245 उधर हो गए और 543 इधर हो गए, तो सांसद हो गए, विधायक हो गए यानी एमएलए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये जो है ना इनका इलेक्शन यानी निर्वाचन होता है, यानी इनका वोटिंग करते हैं। अब सांसदों, जैसे अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो सांसद को हम लोग डायरेक्ट जाके बटन दबाते हैं और सांसद को डायरेक्ट वोट मिलेगा। विधायक जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय भी हम लोग वोट करेंगे डायरेक्ट, लेकिन राष्ट्रपति को हम वोट नहीं करते, हमारे यही सांसद और विधायक मिलकर इनको चयन करते हैं। और उपराष्ट्रपति का इसी तरह सिलेक्शन होता है, मतलब इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन और होता है पंचायती राज व्यवस्था का और नगर पालिका का, यह कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी हर राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए इलेक्शन कमीशन 2 पार्ट में, पहला भारत निर्वाचन आयोग जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, वो इलेक्शन कराते हैं सांसद, विधायक और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, ठीक है। और राज्य इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो कराते हैं पंचायती राज का और नगर पालिका का। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि विधानसभा तो राज्य में है तो राज्य का इलेक्शन कमीशन उनका वोट कराएगा, नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सांसद, विधायक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका कराएगा, तो पंचायती राज और नगर पालिका का। हर एक जिले में एक बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, यूं कह के बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी जिले का माई बाप कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लीजिए, यानी जिला दंडाधिकारी या डिप्टी कलेक्टर कह लीजिए, है ना, डीसी जिसको बोलते हैं, या ये कलेक्टर भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो डीसी या डीएम निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, इनको आरओ बोला जाता है कब, जब इलेक्शन का टाइम आता है। आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर, और यही सर्वे सर्वा होते हैं। देखिए एक चीज बताता हूं, देश में स्थान पीएम का, राज्य में स्थान सीएम का और जिले में स्थान डीएम का, ये तीनों पावरफुल है अपने अपने जगह पे, ठीक है। तो ये समझ गए, हर जिले में डीसी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे और इन्हीं के थ्रू इलेक्शन होता है। क्योंकि सांसद किसी न किसी जिले का ही तो होगा, तो वहां जिस जिले में वो भरेंगे, कहीं से कोई भर सकता है फॉर्म, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां इलेक्शन होगा वहां का हेड कौन होता है, डीसी। निर्वाचन आयोग सीधे इनको कंट्रोल करते हैं, इनके लिए ऑब्जर्वर को भेजते हैं, जाओ भैया प्रेक्षक पर्यवेक्षक का काम करो। अब देखिए नियुक्त करना क्या होता है, पॉइंट, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं आप सबों को नियुक्त किया जाता है, यानी अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंट करते हैं हम पीएम का कौन करते हैं, राष्ट्रपति। पीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों का, जिसको जिसको मंत्री बनाना होगा वो लिस्ट पीएम पहले बना लेंगे, तो इन दोनों का करते हैं राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य में सीएम का करते हैं गवर्नर, और सीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं गवर्नर। ये एक मोटा मोटी चीज समझा दिए। नामित या मनोनीत करना, जिसको नॉमिनेट कहते हैं, ये राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के धुरंधर होते हैं, मतलब खिलाड़ी होते हैं। और विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 राज्यपाल वहां भी नामित करते हैं। पहले एक रूल था, पहले एक नियम था कि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन वो खत्म हो गया अब, ठीक है। तो ये 3 चीज समझ गए। पूछेगा कोई भी कि प्रधानमंत्री को आप वोट दे रहे हैं, तो बोलिएगा नहीं हम सांसद को वोट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे। सरकार, अब समझिए गवर्नमेंट, सरकार ही देश को चलाती है। तो सरकार का जो प्रमुख होगा ना, वास्तविक प्रमुख, मतलब रियल में जो हीरो होगा वो होगा प्रधानमंत्री। इसको यूं समझिए, घर में एक मैडम होती है सरकार, खैर वो तो बोलने वाली बात है, लेकिन घर का जो मुखिया होता है दादाजी होते हैं। लेकिन एक्चुअल मुखिया देखा जाए तो पिताजी होते हैं। दादाजी तो चौकी या पलंग पे या खटिया पे सोए हैं, दादाजी केवल बोल देते हैं साइन कर दे जाओ यहाँ ये काम करना है, लेकिन रियल में हीरो कौन बनता है, तो पापा जी। तो कहने का मतलब कि देश में पापा, मतलब घर में जो पापा जी की वैल्यू है वही देश में प्रधानमंत्री की वैल्यू है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अब प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, सोचिए उसको कितना बड़ा सुरक्षा प्रोटेक्शन मिलता है।
राष्ट्रपति क्या है? तो देश का संवैधानिक प्रधान है, देश का औपचारिक प्रधान है। लेकिन सरकार का वास्तविक हीरो कौन है? तो प्रधानमंत्री। सरकार के 3 अंग, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी। अब विधायिका में आता है संसद। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाता है देश में, कार्यपालिका बने हुए कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका जहां तोड़फोड़ किए, जहां दुगो टकरे वो सुना देगा तुरंत जजमेंट। तो न्यायपालिका का काम 2 होता है, न्याय करना, दंड देना। पुलिस कभी भी दंड नहीं देती है, पुलिस का काम सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार करना होता है, दंड का नहीं तो कोर्ट में अगर मामला गया कि पुलिस वाला दंड दे रहा था तो पुलिसवे को झाड़ देगा कोर्ट सर्वे सर्वा होता है। समझिए कि भारत में कोर्ट ही है जहां पे कोई भी एक छोटा से लेकर बड़ा आदमी फरियाद करने जाता है और फरियाद हो भी जाता है। तो संसद में कौन कौन आते हैं? संसद, 100 मतलब 7, 9 मतलब 9। संसद आर्टिकल 79 कहता है कि भारत में संसद के 3 अंग होंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों को मिला के बनता है संसद। ये देश में कानून बनाते हैं। देखिए कोई भी बिल राज्यसभा लोकसभा होता है पहले, या लोकसभा राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति मोहर देते हैं, बिल मतलब वो कानून बन गया। उसके बाद देखिए कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी, ये कार्यपालिका है, ठीक है, बने हुए कानून को लागू करवाते हैं। न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। अब इसमें एक चीज और समझाता हूं, सर्वोच्च अगर पूछेगा कि वास्तविक शासक भारत सरकार का कौन है तो बोलिएगा प्रधानमंत्री। औपचारिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन तीनों सेनाओं को मतलब एक तरह से देखिए कि जब युद्ध हो या सामरिक चीजें हो या परमाणु बम वगैरह छोड़ना हो तो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अब यहाँ पे औपचारिक या संवैधानिक प्रेसिडेंट हो गए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, जो शासकीय अधिकारी यानी सरकारी होगा, वो होंगे कैबिनेट सचिव। सरकारी मतलब कि ये परमानेंट है, और ये लोग तो चलिए 5 साल के लिए है। राष्ट्रपति का टेन्योर भी 5 साल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल ही होता है। अब आपको समझाते हैं कि आपके वोट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। और आप सोचते हैं कि हमारी, जैसे देखिए एक सिंपल सा चीज समझाता हूं, जब इंसान कम पढ़ा लिखा होता है तो सोचता है कि हमारी जिंदगी में है ही क्या। आपका जिंदगी ना सबसे अनमोल है, 84 लाख योनियों के बाद आपको मिला हुआ जिंदगी सबसे अनमोल है। आप जहां भी है ना, घर के धौरन है। धौरन का मतलब, कहने का मतलब घर आप ही पे टिका हुआ है। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि आपकी वैल्यू नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बस एक फर्क इतना ही है। तो कभी भी कोई कहेगा ना वोट से हमको क्या मतलब है, पेट्रोल हमारे पास गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल का कीमत बढ़ जाए, क्या मतलब? अरे पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा तो जो आयात निर्यात होता है उस पे पैसा ज्यादा लगने लगेगा, टैक्स ज्यादा लगने लगेगा, तो हर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। आप एक नॉर्मल नमक खरीदते हैं उसका कीमत बढ़ जाएगा, कपड़ा खरीदते हैं, कॉपी किताब खरीदते हैं, सब का कीमत बढ़ जाएगा। तो आपके पास बाइक हो, गाड़ी हो या ना हो, लेकिन फर्क पड़ता है। तो आपकी वोट का वैल्यू भी पड़ता है, फर्क पड़ता है। हम 1 अरब 43 करोड़ लगभग हैं, पूरे विश्व में नंबर 1 पे जनसंख्या के मामले आ चुके हैं। और हमारे पास वोटर्स कितने हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर अभी दिखाने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हमारे पास वोटर्स 97 करोड़ के पास है, लगभग 96.88 ऐसे कुछ है, लेकिन 97 करोड़ बोलते हैं कि हमारे पास वोटर्स हैं। अब 97 करोड़ वोटर्स को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। हम जो है वो हम ही है, यानी जनता जनार्दन है। जनता जो कहती है ना वही होता है। अभी जनता जो कहेगी वही होगा। हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं लोकसभा सदस्य को। कितने हैं? 543। अभी आपको राज्यवार दिखा भी देंगे कि कहां कैसे कैसे है, ठीक है। और विधानसभा को हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। खैर विधानसभा का भी बात नहीं करेंगे। और विधानसभा के सदस्य जो उठते हैं, विधानसभा के नॉर्मली भी सदस्य 4123 हैं अपने अपने राज्यों में मिला के, मतलब टोटल देश में। अब ये जब उठेंगे ना तो ये वोटिंग करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सदस्यों का, जिनका संख्या है 233, और 12 राष्ट्रपति नॉमिनेट यानी मनोनीत करते हैं तो 245 हो जाता है। अब लोकसभा सदस्य यानी सांसद समझ लीजिए, हम इनको क्या बोलेंगे? लोकसभा सदस्य को क्या बोलेंगे? एमपी बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इनको क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए, विधानसभा सदस्य को। तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे यानी एमपी होंगे, उनके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। आपको फॉर्म भरना है, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, कोई भी भरना है ना, तो या एसएससी का भरना है, बैंक का भरना है, कोई भी फॉर्म भरना है तो उसके लिए योग्यता होती है ना। तो लोकसभा का सदस्य का योग्यता क्या होगा? पहला, भारत का नागरिक हो, विदेशी को नहीं बनाएंगे। सरकार का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, विदेशी को बना देंगे तो अंग्रेज की जैसा ले डूबेगा, इसलिए भारत का नागरिक हो, पहला नंबर। दूसरा, न्यूनतम उम्र 25 साल हो।
लोकसभा सदस्य के मामले में क्या लोकसभा सदस्य ही बनते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, राज्यसभा के मतलब जो सदस्य हैं वो भी बन सकते हैं, जैसे एच.डी. देवगौड़ा बने थे, इंदिरा गांधी बने थे, है ना, मनमोहन सिंह बने थे। अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो, अब मैं आपको बताता हूं, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष हो, पागल दिवालिया नहीं हो, नहीं तो ले डूबेगा देश को, और उसके बाद किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद होता क्या है, हालांकि इसका वर्णन डिटेल में कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन लाभ का पद में लिखा हुआ है कि अगर कोई केंद्र का या राज्य का मंत्री पद पे है, कोई भी मंत्री पद, तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। बाकी किसी पद पे हो तो वो लाभ के पद में आता है, तो आपको लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करेंगे उसके बाद फॉर्म भराता है इनका, कहां, डीसी के समक्ष जाके फॉर्म भरेंगे पूरा, और फॉर्म का स्क्रूटनी होगा, उसके बाद उनको चुनाव चिन्ह पार्टी द्वारा दिया जाएगा। पार्टी नहीं होता, निर्दलीय होता, वो भी बताएंगे। अब हम जब वोट 543 को करेंगे तो यहां मेजोरिटी के लिए चाहिए 50% + 1, वही आदमी प्रधानमंत्री की दावेदारी करता है। अभी वो टोटल चीज दिखाएंगे। हम एक वोट यहां किए तो इसका वैल्यू देखिएगा क्या होगा, यहां से निकलेगा एक प्रधानमंत्री, पीएम। अब पीएम जब निकलेगा तो उसमें से निकलेंगे 15%, 543 के 15% से अधिक नहीं होगा मंत्रिपरिषद में, तो लगभग संख्या 81। अब मान लीजिए अगर यह संख्या अधिकतम 81 होगा, लेकिन यह संख्या अगर 70 को मंत्री बनाना है, मान लीजिए प्रधानमंत्री को 70 आदमी ये और मंत्री प्रधानमंत्री ये, इनको हम अगर सही वोट देंगे, सही आदमी को वोट देंगे तो देश हमारा सुचारू रूप से चलेगा, आगे पटरी पे बजाएगा। इसलिए वोट हमें करना ही चाहिए। हम लोकसभा को वोट दिए, विधानसभा को दिए, अई उठे तो धड़ाक से इसको दे दी राज्यसभा सदस्य को। अभी तीनों, अब देश का संवैधानिक प्रधान, अब सोचिए कि घर में दादाजी की क्या वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है। दादाजी अगर कह दिए कि ये काम नहीं करना है बेटा तो नहीं करेंगे। दादाजी अगर कह दिए कि प्रॉपर्टी में 1 इंच की कोई हिलाएगा नहीं तो किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि सब काम, सब ऑफिशियली अगर देखा जाए, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो कागज किसके नाम से है, सब घर द्वार प्रॉपर्टी दादाजी के नाम से है, जब तक दादाजी हैं। तो ये समझिए दादाजी की तरह है। अब यहां पे देखिए, ये राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये याद रखिएगा, प्रथम नागरिक। इसकी वैल्यू क्या है, वरीयता सूची में राष्ट्रपति नंबर 1 पे आता है, जो रैंकिंग दिखाया जाता है पूरे भारत का, उसमें नंबर 1 पे। कितना महान व्यक्तित्व है। अब देखिए यहां श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, इनको लाने के लिए लोकसभा के सदस्य इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, इलेक्टेड। अब ये 543 क्या है, इलेक्टेड ही हैं, इसमें 233 क्या है, इलेक्टेड ही हैं। ये तीनों जाके वोट करेगा, विधानसभा वाला भी, राज्यसभा वाला भी और लोकसभा वाला भी। इनका निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। वो कभी अलग वीडियो में समझा देंगे प्रेसिडेंट का कैसे होता है। तो हम एक वोट यहां किए, इसकी वैल्यू देखिए, ये उठे धड़ाक से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। हम एक वोट यहां किए, इनको चुने, ये जाके यहां चुने। मतलब हम देश का प्रधानमंत्री भी ला रहे हैं, विधायक भी ला रहे हैं, मुख्यमंत्री भी ला रहे हैं, राष्ट्रपति भी ला रहे हैं हम ही। हमारे एक वोट की कीमत क्या है वो सोचिए। हम यहां वोट अगर सही इंसान को देंगे तो ये भी जाके सही को देगा, इसको सही देंगे तो ये भी सही देगा, ये भी सही देगा। यानी सही 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 हर जगह सही होता है, सही प्लस सही बराबर कभी गलत नहीं हो सकता है। तो ये टोटल चीजें आपको समझ, वैसे जनता जनार्दन है हम लोग, है ना। और राज्यसभा, अब देखिए लोकसभा में योग्यता एक रखा गया है कि एमपी बनने के लिए, कि आप भारत का प्रधानमंत्री, एमपी बनने के लिए तो बता दिए, भारत का प्रधानमंत्री अगर आप बन रहे हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि ये तो है ही, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई लोकसभा का भी नहीं है, राज्यसभा का नहीं, बाहरी व्यक्ति आ गया है ना, तो उसको 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ती है। 3 आदमी ऐसे रहे, 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो राज्यसभा के सदस्य थे, जो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अमूमन आप आमतौर पे देखिएगा तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री निर्वाचित होते, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा। अब यहां पर राज्यसभा सदस्य इंदिरा गांधी 1966 में, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में और मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में। IHM ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको 1 बाय 1 और समझाते हैं। ये हमारे देश का लोकसभा है, यहां नियम कानून बनते हैं। यानी हम इनको वोट देके बैठाए हैं तो गलत नियम बनेगा तो तुरंत धड़ाक से बोलेंगे नहीं गलत है ये, ठीक है। तो हमारे वोट की कीमत वहां देखिए, वहां गूंजता है पूरा। संसद 79, पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का वर्णन है। और पार्लियामेंट यानी संसद के 3 पार्ट,
राष्ट्रपति आर्टिकल 52, इनका कार्यकाल 5 साल होता है राष्ट्रपति का। राज्यसभा आर्टिकल 80, काउंसिल ऑफ स्टेट इसे बोलते हैं, यह स्थायी है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। और तीसरा पार्ट लोकसभा आर्टिकल 81, हाउस ऑफ पीपुल यानी हम लोग का लोकप्रिय सदन कहा जाता है, 5 वर्ष इसका भी टेन्योर होता है। तो लोकसभा यहाँ पे देखिए नए का बना है, बहुत शानदार रूप से बना है और इसी में बैठ के लोग अपना नियम कानून बनाते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर अब समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद, मतलब कोर्ट जितने हैं उनके बाद अगर कोई पावरफुल है आदमी तो वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तुरंत कोई काम अगर नहीं हुआ तो तुरंत एकदम एक्शन ले लेते हैं ये लोग। और अभी 2 लोग वर्तमान में इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? निर्वाचन आयुक्तों की, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये देखिए श्री राजीव कुमार है, ये बीच वाले राजीव कुमार हैं। और 2 लोग और हैं, सुखवीर सिंह संधू ये हैं, सुखवीर सिंह, और श्री गणेश कुमार ये हैं। तो ये 3 लोग हैं, ठीक है। ये तीनों लोग मिलके पूरे भारत का निर्वाचन संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, जो कहते हैं इलेक्शन टाइम वो होता है। और इस समय जैसे ही चुनाव का टाइम का घोषणा होता है, यानी चुनाव के समय का घोषणा जैसे ही ऐलान होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, तो आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उसमें सिंपल सा एक लाइन में बताता हूं आदर्श आचार संहिता है क्या, कि सर मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहे कि भारत सरकार आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उस दौरान अपना जो आपकी ये है नैतिक जिम्मेवारी मिली हुई है, यानी यूं आपसे एक अपेक्षा रखी जाती है कि उस दौरान इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, जब से इलेक्शन का डेट आया और इलेक्शन खत्म होने तक, आप अपने आप को सही रूप में प्रदर्शित करें। अब भड़कीला भाषण नेताओं को नहीं देना है, पैसा नहीं बांटना है, पैसा गाड़ी में लेके बहुत ज्यादा घूमना नहीं है, आपसे भी उम्मीद रखा जाता है। यही है आदर्श आचार चुनाव संहिता। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है ये भी समझाऊंगा। तो यह है निर्वाचन आयोग। लोकसभा 550 अधिकतम हो सकते हैं, 550 अधिकतम एमपी कैसे होंगे? 530 28 राज्यों से और 20 8 यूटी से, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन जो 2 आते थे, 552 पहले होता था। लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी? 552। तो ये 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा से भी और विधानसभा से भी हटा दिया गया। लोकसभा की वर्तमान स्थिति क्या है? 543 सीट है, 524 आते हैं 28 राज्य से और 19 आते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी 8 यूनियन टेरिटरी है वहां से। एक चीज और, राज्यवार सीटों का आवंटन हम कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि मान लीजिए झारखंड में 14 सीट है, यूपी में सबसे ज्यादा है। 1971 की जनगणना को हम बेस मानते हैं। ये आपको दिखा भी देंगे थोड़ी देर में, कैसे बेस है आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे आपका वो लिया जाता है स्टेट वाइज, स्टेट वाइज कैसे कैसे है वो आपको एकदम आराम से स्लाइड में दिखा देते हैं। ये देखिए स्टेट वाइज, जैसे कहां कहां, मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, ये लिया गया है। राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पे। आर्टिकल 330 एक और बात कहता है कि 84 सीट एससी के लिए और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है, रिजर्व रहेगा। अब आपको दिखाते हैं, वहां पे चलते हैं हम लोग पीछे जहां पे थे। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर देख लिए। अब आपको समझाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से क्या किया गया था कि आप पार्टी को गुप्त तरीके से फंडिंग करते थे, बैंक के माध्यम से एक बॉन्ड आता था, उसको खरीद लिया और पार्टी को फंडिंग चला गया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, गलत है, इसको रोक लगाया जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब गुप्त तरीके से कहीं ना कहीं से पार्टी को फंडिंग जाना, यानी पैसा जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है हमारा लोकसभा पुराना वाला, ये नया वाला बिल्डिंग बन गया था, ये नया वाला बना हुआ, बहुत अच्छा। कभी भी वोट पैसे लेके ना दे। आपके वोट की कीमत इतनी है कि देश का बना हुआ ऊपर का आदमी जो है, यानी प्रधानमंत्री कहें, मंत्रिपरिषद कहें, वो आपका कानून बनाता है, नियम बनाता है, तो आप सही जगह वोट जरूर करें। देखिए वोट बहुत बड़ा जनतंत्र, इतना बड़ा खर्चा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, इतना बड़े लेवल पे लोग रैली में जाते हैं, कहां कहां भाग लेते हैं और बहुत ब्रॉड लेवल पे ये काम होता है। तो एक बटन ही तो दबाना है, वोट दे दीजिए। यहां पे देखिए लोग वोट दे रहे हैं, तो आपको फौजी लोग आके वोट देते हैं, अब बुजुर्ग लोग वोट देते हैं। अब तो एक और नियम है, होम वोटिंग, जिसका उम्र 85 साल से ऊपर हो गया या विकलांग है, उनके लिए होम वोटिंग है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री होता कौन है बताते हैं, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, सरकार का वास्तविक शासक यही होता है। दादाजी को कभी भी सलाह लेना होगा तो पापा जी से लेते हैं, समझिए इसको। अब एक चीज और समझा ही देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग चलेंगे। यहां देखिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर का ये एक तरह से घर समझिए। इसमें कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब मंत्री के 3 प्रकार, वो भी समझाऊंगा। और मंत्रिमंडल ये क्या होता है? कैबिनेट बोलते हैं।
जो भी इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल लेता है, यानी कैबिनेट। इसका हेड होता है प्रधानमंत्री, और इसमें आते हैं प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये दो ही लोग आते हैं। अब यहां पे देखिए, इसमें मंत्रिपरिषद में कौन कौन आएगा? प्रधानमंत्री, इसका हेड मंत्रिपरिषद का कौन होगा? प्रधानमंत्री। कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री। मंत्री के 3 प्रकार, वैसे 4, 1, 2, 3 और एक यहां 4। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के हेड होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, तो हेड हो गए। राज्य मंत्री, हर कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होगा, हर कैबिनेट की सहायता। अब जैसे रक्षा मंत्री है तो उसका एक रक्षा राज्य मंत्री होगा। राज्य मंत्री का मतलब ये मत समझिएगा कि स्टेट मिनिस्टर, नहीं, यहां स्टेट से मतलब नहीं है। कैबिनेट मंत्री की सहायता देने के लिए एक राज्य मंत्री होगा, और राज्य मंत्री को सहायता देने के लिए एक उप मंत्री होगा, एक ही होगा, ठीक है। मतलब जितने कैबिनेट मंत्री होंगे, मान लीजिए अगर 70 कैबिनेट है तो 70 को राज्य मंत्री, 70 को इसका सहायता देने के लिए उप मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे पंचायती राज का इलेक्शन होता है, अगर ये आदमी अपने जगह पे है, जैसे मान लीजिए गृह मंत्री अगर कहीं बीमार हो गए या काम करने में समर्थ हो गए, नहीं कर पा रहे, कहीं बाहर चले गए, तो उस समय ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है इनका स्थान ले लेगा। जैसे इसको यूं समझिए, पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, एक और पोस्ट होता है उप मुखिया का। अगर मुखिया बीमार है या कहीं बाहर चले गए तो उस समय गांव की जनता का कौन सुनेगा बात, तो उप मुखिया के प्रभार में आ जाते हैं। उसी तरह ये राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार, ये कैबिनेट मंत्री के बराबर आ जाता है। जैसे ही होने से आया भग नीचे भाग, तो नीचे चले जाते हैं। जैसे मुखिया जैसे ही आ गया या स्वस्थ हो गया तो उप मुखिया उधर, तो ये होता है। तो मंत्री के 3 पार्ट समझ गए। मंत्रिमंडल में इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल में ही लिए जाते हैं। अब ये समझिए, देश में 3 आदमी का बहुत बड़ा वैल्यू है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग आते हैं तो बताते हैं। 543 सदस्य है ना लोकसभा का, इसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्रिपरिषद में, तो 15% का लगभग 81 आएगा। 81 से अधिक आदमी इसमें मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। अब 70 रखिए, 68 रखिए, जितना रखना है रखिए। प्रधानमंत्री, इसमें मंत्री, जितने मंत्री हैं सेंट्रल वो रहते हैं। राष्ट्रपति, परिवार में आइए, इधर देश इधर परिवार। जो दादाजी की स्थिति घर में है ना, मतलब एकदम संवैधानिक रूप से प्रधान देखिए तो दादाजी हैं, यहां भी संवैधानिक रूप से प्रधान देखिए तो राष्ट्रपति हैं। अगर देखिए एक्चुअल घर का शासन कौन चलाता है तो पिताजी यानी बड़े बेटे। अब यहां भी देश का कौन चलाता है? पीएम। अब मंत्रिपरिषद यानी दादाजी के बहुत सारे पोता होगा या और बेटा होंगे, तो चाचा या भाई, मतलब ये लड़के, चाचा या यहाँ बच्चे कर दीजिए, भाई के जगह बच्चे, ये मिलके मंत्रिपरिषद। तो उसी तरह यहाँ मंत्रिपरिषद का गठन देश में होता है, ठीक है। अब समझिए 2-3 चीजें और। ये कार्टून दिखाया गया, प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्रिपरिषद नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री ही बॉस है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिपरिषद ध्वस्त, प्रधानमंत्री अगर मर गया तो मंत्रिपरिषद ध्वस्त, प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए इस्तीफा दे दिया या हटा दिया गया तो भी ध्वस्त। तो मंत्रिपरिषद में ये हेड है, यही सर्वे सर्वा है। अब बहुमत के लिए क्या चाहिए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका जबरदस्त रहती है। अब मेजोरिटी बहुमत समझिए, बहुमत कितना लाने पे आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा? कुल सीट का 50%, कुल सीट कितना है? 543, इसका 50% + 1 यानी निकालिएगा तो 273 सीट जो भी पार्टी ले आएगा वही प्रधानमंत्री की दावेदारी करेगा राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति उसको पद और गोपनीयता की शपथ कर देंगे, लेकिन उसके पहले नियुक्त करेंगे। यहाँ पे देखिए 1951-52 का ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन यानी फर्स्ट आम सभा, ये आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी साहब हैं। ये श्याम शरण नेगी, याद रखिएगा, आजाद भारत के पहले वोटर कौन है? श्याम शरण नेगी। और ये हमारा लोकसभा इस तरह से सज धज के तैयार है जहां पे नियम कानून बनते, इसलिए हमें वोट जरूर देना चाहिए। अब प्रोसेस समझाता हूं, इलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले समझिए, ईसीआई नई दिल्ली में, इलेक्शन कमीशन राज्यों में होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो डीसी या डीएम होते हैं वो निर्वाचन पदाधिकारी। पहले सांसद अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे, डेट निकलता है, डीसी के सामने जाके ये देखिए भर रहे हैं, ये देखिए भर रहे हैं नामांकन फॉर्म, देख रहे हैं, पार्टी वाले गए और भर दिए नाम। इसके बाद स्क्रूटनी होगा उनके फॉर्म का, स्क्रूटनी। नाम वापसी का भी टाइम दिया जाता है कि भाई 3-4 दिन है टाइम, नाम वापस ले लीजिए, लेना है तो। अब चुनाव चिन्ह दिया जाता है संबंधित पार्टी द्वारा। अगर कोई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी जो भी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी है ना, तो
तो संबंधित पार्टी द्वारा चुनाव चिन्ह उनको दे दिया जाता है। वो ऑफिशियल डीसी ऑफिस के समक्ष सब कुछ रखा जाता है, देखा जाता है। अगर आप निर्दलीय हैं तो डीसी आपके पास 3 ऑप्शन देगा कि लो भैया, हंसुआ, घोड़ा और एक दे देगा गाड़ी, कौन तीनों में से लेना है, तो आपको एक ले लेना है निर्दलीय अगर आप हैं तो। अब चुनाव प्रचार के टाइम दिया जाएगा आपको, लगभग सब कुछ प्रोसेस हो गया तो आपका इलेक्शन कमीशन देता है टाइम 2 वीक, लगभग 2 वीक आप जम के चुनाव प्रचार प्रसार कराइए। अब चुनाव प्रचार प्रसार बंद कब होगा? तो मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। मतदान समाप्त होने के, जैसे मतदान मान लीजिए 3 बजे शाम को या 5 बजे शाम को समाप्त हो रहा है, तो उस समय से लेकर 48 घंटे पूर्व ये शोर शराबा, इतनी इसको जीतैया भैया, उसको जीतैया, ये सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब सारा तैयारी होने के बाद अब मतदान का जब बारी आएगा तो इनको हेलीकॉप्टर से, अगर दूर दूर के हैं तो ये दे दिया जाएगा वीवीपैट, अब बोले जाओ लेके जाओ, ईवीएम मशीन वगैरह दे दिए, सब कुछ दे दिए, जाओ। अब ये चल गए, यहाँ से निकल गए, देखिए यहाँ आ गए अपने क्षेत्र में। अब इसके बाद सब खोजाएगा, खोजा पत्री किसका नाम किने है। इसके बाद यहाँ एंट्री है, यहाँ पुलिस वाले रहते हैं, 1 बाय 1 एंट्री देते हैं। उसके बाद आपका नाम मिलाया जाएगा अंदर, के नंबर पे है, कितना है, और हर बूथ पे राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता लोग होते हैं वो भी होते हैं, पुलिस पदाधिकारी, सब कुछ होता है। और यहाँ आइए सीधे वोट दबाइए। अब तो होम वोटिंग हो गया, जैसे ये मान लीजिए बूढ़ी माता है, इनके लिए देखिए होम वोटिंग की सुविधा, गौरे जाके वोट कराएगा, गौरे गाड़ी से जाएगा और वोट करा के लोग आ जाएगा। तो वोट आपको जरूर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये दुल्हन दुल्हन तुरंत उठे शादी से मंडप से पहुंच गए वोट देने। ये देखिए, ये भी पहुंच गई, ये विकलांग है फिर भी यहाँ वोट देने पहुंच गई, ये मैडम भी, और ये लड़की भी वोट दे रही है। अच्छा, आप लोग लड़की ये देख रहे हैं, और ये विकलांग, ये इनका पैर फ्रैक्चर, माफ कीजिएगा, पैर फ्रैक्चर, फिर भी बेचारे ये वोट देने पहुंच गए। ठीक है, अब 2019 लोकसभा चुनाव में, अब देखिए जैसे यहां मान लीजिए 2019 का रिजल्ट जो आया उसमें मिला भाजपा को 303 सीट, लाना कितना था 273, तो भाजपा को मिल गया तो मेजोरिटी हो गया। अब चलिए भाई, और ये आपका राज्यवार दलगत स्थिति है, जो राज्यवार जितना सीट है। अब यहाँ 84वां संविधान संशोधन 2001 किया गया कि सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत जैसे है वैसे रहेगा, यानी तमिलनाडु में 39, मिजोरम में 1, उसके बाद मणिपुर में 2, बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, उड़ीसा में 21, यही रहेगा। और आर्टिकल 330 एससी 84 सीट और एसटी 47 सीट रिजर्व रहेंगे। ये बात समझ में आ गया। प्रधानमंत्री को देखिए शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ये पहले वाले हैं, उसके बाद साइन भी कराएंगे। और उसके बाद इस सेनाओं के ना मतलब बहुत प्रिय होते हैं, सेनाओं को मतलब इनके द्वारा बहुत सारा आदेश भी दिया जाता है और इनके प्रोटेक्शन में बहुत सारे फोर्स खड़े होते हैं। दिखाता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जब चलते हैं ना, सबसे शानदार तगड़ा सुरक्षा इनको दिया जाता है। और ये एसपीजी कमांडोज होते हैं, आपको लगे कि नहीं होता है लेकिन सब इसके पास रहता है। और यहाँ एक सूटकेस है, एक्चुअली ये सूटकेस नहीं है, ये जब भी आप फायरिंग वगैरह कहीं से होने लगा तो धड़ाक से ऐसे बुलेट प्रूफ ऐसे सामने रख दिए और प्रधानमंत्री को बचा ले जाते हैं। देश में प्रधानमंत्री का, राज्य में सीएम का, मतलब देश में पीएम का, राज्य में सीएम का और डिस्ट्रिक्ट में डीएम का बड़ा वैल्यू है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कुछ हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये याद करना चाहिए। आर्टिकल 330 लोकसभा में सीटों का आरक्षण देता है, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। 74 आर्टिकल कहता है कि मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद मैंने बता दिया था होते क्या है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिपरिषद का गठन। 74 का खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। तो 74 का 1 कहता है ये, ठीक है, कि राष्ट्रपति भैया, अब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। 74 का 2 बहुत खतरनाक है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। मंत्रिपरिषद कुछ सलाह राष्ट्रपति को देगा तो सुनेंगे, मानने के लिए ऐसे बात नहीं होते लेकिन सुनेंगे, उसका न्यायिक जांच नहीं होगा। 74(2) कहता है आर्टिकल। तो फिर से 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद गठन, 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो 74 मंत्रिपरिषद का गठन, 74(1) मंत्रिपरिषद को सहायता और राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और जिसका हेड पीएम होगा। 74(2) में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह देते हैं तो उसकी न्यायिक जांच नहीं की जाएगी। आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पीएम का इलेक्शन नहीं, सांसद का इलेक्शन होता है और वो मेजोरिटी दिखा के यानी बहुमत दिखा के एक आदमी प्रधानमंत्री बनता है, मंत्रियों का प्रधान है ना, जितने मंत्री उनके प्रधान। 75 का खंड 1 कहता है कि पीएम के कहने पर, प्रधानमंत्री कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो भी रक्षा, विदेश, गृह, रेलवे, सब मंत्री, इन सब की नियुक्ति करवाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है।
और ये दो प्रधानमंत्री का जब शपथ होगा ना, तो दो टाइप का पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। 75 का खंड 1 का खंड क यानी 75 का उपखंड क कहता है मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 75(2) कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जब चाहेगा राष्ट्रपति हटा ही सकता है मंत्री को, ठीक है। और एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लग गया तो समझिए कि मंत्रिपरिषद ध्वस्त। प्रधानमंत्री अगर अपना इस्तीफा दे दिया तो भी ये ध्वस्त, ठीक है। 75 का 3 क्या कहता है, देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद में जितने भी प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो अन्य मंत्री। 75 का 4 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिया जाती है और हस्ताक्षर भी वहां करेंगे। शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में वर्णित है। तो एक बार फिर से 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, 75 एक पीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 75 एक का मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या यानी 543 का 15% से अधिक नहीं होगा। 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 75(4) मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और हस्ताक्षर भी कराया जाता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। इसके बाद फिर से नरेंद्र मोदी 14 के बाद 19 में भी बने थे, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपको मैंने समझाया कि वोट आपको क्यों देना चाहिए, हमारे वोट की कीमत क्या होती है। वो आपने देखा होगा कि देश का सबसे बड़ा आदमी और हमारे वोट का वैल्यू यह है कि महामहिम राष्ट्रपति को वो इलेक्ट करने में यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भूमिका निभाते हैं। इसलिए वोट जरूर दें, वोट करना आपका एक कानूनी अधिकार है। इसे यूं सोच के मत जाने दीजिए कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो यहाँ 543 जो सीट है बूंदे बूंद भरता है। इसलिए वोट जरूर करिए, सही आदमी को वोट दीजिए, पैसे के प्रलोभन में बिल्कुल ना आए और कहीं भी वोट दें सही आदमी को दें, सही एमपी को दें, ताकि वो जाके हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो धरातल पे प्रॉब्लम्स को देखा है, वो जाके वहां ऊपर दिखाए और देश आगे जाए, आगे बढ़े, हमारे हर प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन हो पाए। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको वोट की वैल्यू समझ में आई होगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करते हैं वो मैंने समझाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर दिखाया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और वोट जरूर करने जाएं। आप सभी अपने लाइफ में बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।